नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा है कि अच्छे ही होंगे। तो आज अपन एक साइंस के टॉपिक अम्ल यानी एसिड, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कंपटीशन में यानी किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए अपन चर्चा करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। ये सबसे एसिडस शब्द से बना है और इस एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है? यानी ये जो अम्ल है ये लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है और एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। समझ में आ गई? यानी ये जो अम्ल है ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है और जिसका अर्थ है खट्टा। तो यानी अपन कहेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे, उनको अपन क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो अपन अभी अम्ल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। एक तो अपन कहेंगे प्राकृतिक अम्ल और एक अपन कहेंगे खनिज अम्ल। और सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे, यानी अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है? अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक अम्ल और दूसरा है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल होता है वो क्या होता है? अपन प्रयोगशाला में बनाया जाता है और प्रयोगशालाओं से प्राप्त करने के कारण इसे संश्लेषित या मानव निर्मित अम्ल भी कहते हैं। और जो प्राकृतिक अम्ल है इसे जंतु या पादपों से प्राप्त किया जाता है। यानी इस प्राकृतिक अम्ल को किससे प्राप्त किया जाता है? या तो इसे जंतुओं से प्राप्त किया जाता है या इसे पादपों से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो खनिज अम्ल होते हैं इसे प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। इसे क्या किया जाता है? प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है और प्रयोगशालाओं में बनाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मानव निर्मित अम्ल या संश्लेषित अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित अम्ल। मानव निर्मित अम्ल, या आप इसे क्या कह सकते हैं? या इसे आप संश्लेषित अम्ल कह सकते हैं। संश्लेषित अम्ल कह सकते हैं। और संश्लेषित अम्ल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और प्राकृतिक जो अम्ल है उनके जैसे उदाहरण है एसिटिक अम्ल है। क्या क्या उदाहरण है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। यानी ये सारे अम्ल किसके उदाहरण रहेंगे? ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण रहेंगे। और खनिज अम्ल है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और अपन सल्फ्यूरिक अम्ल कह दिया, नाइट्रिक अम्ल कह दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल होते हैं खनिज अम्ल। और खनिज अम्ल का मतलब अपन पहले समझ चुके हैं, प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है या प्रयोगशाला में से बनाया जाता है। अब अपन आगे कि अम्ल कहते हैं किसे? तो अम्ल एक संरचना आती है आर्हेनियस, उसके अनुसार जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। उन्हें हम अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब इसके बाद भी अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं या जल में विलय होते हैं। और जल में विलयता के आधार पर भी अम्लों को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कितने भागों में बांटा गया है? दो। अम्ल होते हैं जो कि जल में क्या होते हैं? विलयशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं।
और जल में घुलनशील होने के कारण इसे विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अम्ल जल में विलेय या मैं कह सकता हूं कि घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं और घुलनशील होने के कारण इसे विलेयता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया हमको? दो भाग। एक होता है तनु अम्ल और एक होता है सांद्र अम्ल। या आपको ये चीज समझनी जरूरी है। तनु अम्ल का मतलब है अगर विलयन में अम्ल प्लस क्या हो? जल, और ऐसे विलयन में जल की मात्रा अधिक होगी, ऐसे विलयन में जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, और अम्ल की मात्रा बहुत ही कम होगी। और ऐसे विलयन को अपन तनु अम्ल विलयन या तनु अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? तनु अम्ल। यानी आप समझ गए होंगे जिसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? जल की मात्रा। जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, और जल की मात्रा अधिक होती है उस विलयन को अपन क्या कहते हैं? तनु विलयन या तनु अम्ल कहेंगे। और सांद्र जो अम्ल होते हैं उसमें क्या होता है? अम्ल और जल के विलयन में, इसमें अम्ल व जल के विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? अम्ल की। और जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं या सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। तो ये तो था विलेयता के आधार पर, यानी अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और घुलनशील होने के कारण अपन ने इसको विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा है। अब अम्ल यानी विलेयता के आधार पर अपन ने बात कर ली। अब अम्ल को सामर्थ्य के आधार पर यानी शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो अम्ल होते हैं वो होते हैं प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। यानी इसको सामर्थ्य के आधार पर, शक्ति के आधार पर या पावर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। अब आप यह ध्यान से सुनिए। एक होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल, और प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऐसे अम्ल, मैंने पहले भी आपको बताया कि अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, और ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं यानी पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, ऐसे अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। मतलब ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल। पूर्ण आयनिक का मतलब है वो पूरे के पूरे उसमें टूट जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। अब आपको यह याद रखना है कि प्रबल अम्ल होते कौन से हैं। प्रबल अम्ल 3 है, और एक ट्रिक से अपन इसको याद रखेंगे, यानी हंसना। ठीक से हंसना, ये हंसने में तीनों प्रबल अम्ल है। हंसना मतलब ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरी है सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल का मतलब है जो जल में क्या होते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ऐसे अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल में अपनी ट्रिक्स रहेगी हंसना। ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स से सल्फ्यूरिक अम्ल, ना से नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल है और जल में क्या होते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। मैं यहाँ दूसरा जो अम्ल है वो लिखूंगा दुर्बल अम्ल। कौन सा? दुर्बल अम्ल।
दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जल में क्या नहीं होते, आयनित नहीं होते, जल में वियोजित नहीं होते, यानी जल में पूर्णतः टूटते नहीं हैं। यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित कह लीजिए, अपघटित कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी पूर्णतः आयनित नहीं होते। ऐसे अम्लों को अपन क्या कहेंगे, ऐसे अम्लों को अपन दुर्बल अम्ल कहेंगे। और इसका उदाहरण है, आपको याद रखना है, एसिटिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन से हैं, एसिटिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल का मतलब है जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। अब जैसे अपने को याद रखना है, और इसकी ट्रिक्स भी रहती है। एसी से एसिटिक अम्ल, और का से कार्बनिक अम्ल। मैं आपको इसके साथ इसके सूत्र भी बता देता हूं। जो कार्बनिक अम्ल है इसका सूत्र रहता है H2CO3, और एसिटिक जो अम्ल है इसका सूत्र रहता है CH3COOH। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक का है HCl, और सल्फ्यूरिक का है H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। ये चीजें आपको याद रखनी। एक थोड़ा सा याद रखना है आपको, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, कौन सा, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों के दो शब्द आएंगे यहाँ पर। इस अम्ल को पढ़ते समय दो शब्द आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो अम्लों का राजा, और एक आएगा अम्लराज। क्या आएगा, अम्लराज। यानी आपको लगेगा कि ये दोनों सेम है, नहीं है। यानी अम्लराज और अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड होता है, वो होता है H2SO4। जो अम्लराज, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है, ये दो अम्लों का विलयन है, यानी इसमें दो अम्ल मिलाए जाते हैं। और वो अम्ल कौन कौन से, एक तो इसमें मिलाया जाता है HNO3, और HNO3 मिलाया जाता है 1 अनुपात में, और दूसरा इसमें मिलाया जाता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मिलाया जाता है इसके 3 अनुपात में। यानी 1 अनुपात में HNO3 और 3 अनुपात में HCl। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जा सकता है। यानी इसका प्रयोग कई बार जो ठग लोग होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी इसका उपयोग कहां किया जाता है, पहले ये समझ लीजिए। इसका उपयोग किया जाता है सोने जैसी आभूषणों को गलाने में इसका उपयोग लिया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ठग लोग इसका प्रयोग करके वहां आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपके आभूषणों की सफाई करते हैं या धुलाई करते हैं, और वो फ्री का, मतलब हम कुछ लेंगे नहीं आपसे, लेकिन ले वो बहुत कुछ जाते हैं, क्योंकि वो आपके आभूषण को गला करके इसके साथ ही लेके चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जो अम्लराज एक्वारेजिया होता है, जिसका अनुपात मैंने आपको बताया, और इसका उपयोग होता है सोने जैसी धातुओं को गलाने में, सोने जैसी धातुओं में गलाने के कारण, इसलिए इसको अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज में याद रखना HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और जिसके पीछे 3 आ रहा है उसका अनुपात 1 होगा, और जिसके पीछे 3 नहीं आ रहा है, मतलब HCl लिखिए तो मतलब उसका अनुपात 3 होगा। मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये बात बताई है, कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन पक्का है। जब भी इसको पूछा जाएगा तो ऑप्शन में ये या तो HNO3 3 अनुपात में दिया होगा और HCl 1 अनुपात में दिया होगा, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। HNO3 जिसके पीछे 3 है वो अनुपात 1 में रहेगा, और जिसके पीछे 1 है मतलब कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो वो अनुपात 3 में रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात का,
और आपको दो चीज और कंफ्यूज करेगी, अम्ल राज और अम्लों का राजा, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अम्लों का राजा मतलब ये तो किंग है, राजा है, और ये अम्ल राज ये विलेन है, मतलब दो अम्लों का मिश्रण है। और वो अम्ल कौन कौन से वो मैं आपको बता चुका हूं। ये नाइट्रिक अम्ल है, देख सकते हैं आप क्या, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और अम्लों का राजा। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, ये जो सेल संचय पेंट्री होती है उस पेंट्री के अंदर इसका उपयोग किया जाता है H2SO4 का। तो अपन आगे बढ़ते हैं और ये लगभग आपको याद हो गया होगा, या आप मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया है, लेकिन आप भी वीडियो को बैक करके वापस इसको समझ सकते हैं। अब अपन अम्ल के गुण के बारे में पढ़ेंगे, या कुछ आपको मैं प्राकृतिक जो अम्ल है यानी बता देता हूं कि कौन कौन से प्राकृतिक अम्ल किस किस में मौजूद रहते हैं। जैसे कि संतरा है, संतरे में कौन सा पाया जाता है, संतरा और नींबू में एस्कार्बिक, संतरा व नींबू में क्या पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, एस्कार्बिक, सॉरी सिट्रिक अम्ल पाया। और सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, और सिरका होता है जिसमें क्या पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। चींटी के दंत में मेथेनॉइड, चींटी के दंत में अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है मेथेनॉइड। आपको याद होगा ये इसके दंत में मेथेनॉइक अम्ल होने के कारण अपन क्या करते हैं, जब चींटी काट लेते हैं या मक्खी काट लेती है तो अपन साबुन का उपयोग करते हैं, और साबुन एक प्रकार का सारक है, और सार और अम्ल क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन हो जाने के कारण हम उस सारक का उपयोग करते हैं। ये चीज भी आपको लॉजिकली याद होनी चाहिए कि चींटी के दंत में अम्ल होने के कारण हम सारक का उपयोग करके उसके दंत को कम करते हैं। तो चींटी के दंत में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाएगा। और दही है, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और दही में याद है आपको जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, और दही में जो अम्ल है वो है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसी प्रकार, और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये चीजें ऐसी है कि इसमें आपको बार बार आप थोड़े से शब्द देख करके डर जाएंगे कि ये तो हमें याद नहीं रहेगी, लेकिन ये याद आसानी से रहेगी। इसके लिए आपको 2-4 बार पहले तो आपको इसको सही से उच्चारित करना है, और उच्चारित करने के बाद में आपको कभी ये मत सोचो कि हमें याद क्यों नहीं हो रहा है, आपको बार बार पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगी। और आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपको यहाँ परफेक्ट बनाएगी। तो एक बार अपना देख लें, संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और चींटी के दंत में मेथेनॉइक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक होता है टमाटर, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ये चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, यानी इनमें से भी एक अदर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये चीजें येलो ऑप्शन मिलेंगे आपको, और ऑप्शन में हो सकता है नींबू, संतरा, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये अलग अलग करके ऑप्शन को भी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। अब अपन इसके बाद अपन पढ़ेंगे अम्ल के गुण, अम्ल कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है, उसके गुणों को पढ़ेंगे। एक तो आपको अम्ल के गुणों में पहला पढ़ना है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। यानी आपको याद रखना है अनीला, क्या याद रखना है, अनीला। अनीला का मतलब हो गया अ से अम्ल, अ से अम्ल, और नी से नीला, और नीले को क्या कर रहा है, लाल बना रहा है। यानी नीला क्या है, लिटमस पत्र,
ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, लाल बना रहा है। इसके बाद अम्ल जो होते हैं, ये एक नंबर कौन है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल बना देता है। दूसरी बात है अम्ल धातु से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और आपको विद्यार्थियों याद रखना अति आवश्यक है, हाइड्रोजन गैस होती है जो कि विषैली गैस होती है, और विषैली गैस होने के कारण अपन धातु के जो बर्तन होते हैं उसमें खट्टे पदार्थ, चाहे वो दही हो चाहे वो नींबू है, वो रखने से क्या होता है, अम्ल और धातु की रिएक्शन हो जाती है, यानी अम्ल और धातु की अभिक्रिया हो जाती है। और इसकी अभिक्रिया हो जाने से एक विषैली गैस हाइड्रोजन मुक्त होती है, जो कि हमारे लिए जिसका काम करती है, लिए हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि हमें खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। तो इसका कारण सीधा होगा कि अम्ल धातु से क्रिया करके, यानी जो धातु के बर्तन है वो धातु है, और धातु से रिएक्शन करके आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया अम्ल प्लस धातु, और क्या बनेगा, बन जाएगा, एक तो बन जाएगा आपके लवण, और एक आपके बन जाएगी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब जैसे अम्ल HCl आता है, धातु ले ले आप Zn, और तो लवण क्या बनेगा, ZnCl, ये लवण बन गया। और पीछे क्या बच गई, इसको 2HCl कर दो, यानी HCl2 प्लस H2 गैस बाहर निर्मुक्त हो गई। यानी कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। या याद रखना ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये Zn मतलब जिंक, क्या है, Zn का मतलब है जिंक। और ये ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ये जिंक क्लोराइड है। और जिंक क्लोराइड ये लवण, और ये हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और दूसरा हो गया। तीसरा गुण आपको याद रखना है कि अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे क्रिया करके CO2 गैस निर्मुक्त करते हैं। कौन सी गैस निर्मुक्त करते हैं, CO2। यानी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इससे क्रिया करके क्या करते हैं, CO2 गैस निर्मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मुक्त होती है, यहाँ दो गैस मुक्त होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये हाइड्रोकार्बोनेट क्या होता है, ये एक तो खाने का सोडा है, एक धोने का सोडा है। दावन सोडा और खाने का सोडा है, तो दो चीजें आती हैं। इन सोडों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निर्मित होती है, CO2। और इसका भी लॉजिक बताता हूं मैं आपको। ये धातु जो खाने का सोडा है, इससे जब हम अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस, और CO2 गैस को अग्नि बुझाने में काम लिया जाता है। इसलिए दावन सोडा है, इनको क्या किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में भी उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अग्निशामक गैस निर्मुक्त करते हैं। अग्निशामक का मतलब समझ गए, CO2 गैस। और चौथा गुण है वो ये है कि अम्ल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। और विद्युत के सुचालक पूछा जा सकता है कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, इसका क्या कारण है। और अम्ल विद्युत के सुचालक होने का कारण है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं विद्यार्थियों,
जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। एक बार पुनः मैं वापस थोड़ा मैंने स्पष्ट लिख दिया, इसलिए आपको मैं वापस बता रहा हूँ कहाँ क्या लिखा है। पहला तो ये है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल। दूसरा गुण है अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और मैंने पहले भी बता दिया है कि हाइड्रोजन गैस जो कि विषैली गैस है। और तो तीसरा गुण मैंने बताया धातु अम्ल है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करते हैं। कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करते हैं। और चौथा है अम्ल विद्युत के सुचालक है, और अम्ल विद्युत के क्यों सुचालक है, क्योंकि ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ये थे अम्ल के गुण। और अब एक चीज आती है, आप शायद आपको भी पूछी जा सकती है कि हाइड्रोजन की अपन जांच कैसे करेंगे, या हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन से क्रिया करके अपन किस प्रकार इसका परीक्षण करेंगे कि वास्तव में हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आपको एक छोटी प्रणाली लेनी है, उसमें जिंक के टुकड़े डालोगे, और जिंक का टुकड़ा डाल करके उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे, और तो आप उसके प्रणाली के पास जलती हुई तीली ऊपर लेके जाएंगे तो फट फट की आवाज आएगी, और ये फट फट की आवाज जो आती है वो हाइड्रोजन के कारण आती है। यानी ये हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है, जो कि आपको याद रखना है। यानी आप पहचान कैसे करेंगे, पूछा जा सकता है कि अपन हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए आपको फट फट की आवाज आएगी, ये भी आपको याद रखना। अब आपको याद रखना आगे इन अम्लों का उपयोग कहाँ का होता है, तो अपने को अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे। अभी गुण पढ़े अपन ने, अब अपन पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग। अब अम्लों के उपयोग आप देख सकते हैं, जैसे कि खट्टे पदार्थ होते हैं, अपने खाने में इनका उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है, अपने खाने में होता है। खाने में किसके रूप में, खाने में जो खट्टे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ। और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होते हैं, कौन सा अम्ल होता है, खट्टे पदार्थों में लैक्टिक अम्ल होता है, जैसे कि दही, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, दही, किसमें होता है, दही। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, और खाने के पदार्थ जैसे स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए अपन एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं, और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके या अचार में। किसमें होता है, सिरके या अचार में। जैसे कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अपन एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किसमें होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरका या अचार, सिरका या अचार होता है। और इसके अलावा अपन जो लोहा होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर लेप किया जाता है, और उस लेप करने से पहले लोहे को शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के लिए उसको सल्फ्यूरिक अम्ल या HNO3 नाइट्रिक अम्ल से धोया जाता है, उससे उसकी सफाई की जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, उस पर दस्ते की परत चलाई जाती है, दस्ते की परत चलाई जाती है। विद्यार्थी याद रखना, इस दस्ते की परत को यशस लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यशस लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो आगे अपन एक अलग से टॉपिक आएगा, उसमें अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखना, उसकी परत चढ़ाने के लिए, यानी उस दस्ते की परत को चढ़ाई जाती है, और दस्ते की जैसे ही परत चढ़ाई जाती है उससे पहले लोहे को शुद्ध किया जाता है। और लोहे की शुद्धिकरण के लिए दो अम्ल हैं, एक है H2SO4 व HNO3। यानी मैंने पहले इनके सूत्र बता चुका हूं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिससे लोहा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और एक इसका और उपयोग है, वो है
अपने अगर कपड़ों में क्या हो गया है, अपने कपड़ों में क्या हो गया है, तो जंग का धब्बा, जंग का क्या है, धब्बा, उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग अपने कपड़ों में जंग के धब्बे को हटाने के लिए, जंग के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। विद्यार्थियों इसी के साथ ही अपना अम्ल जो टॉपिक है ये पूर्ण हुआ, और इसके ही पैरेलल यानी इसके समांतर चलने वाला सार जो टॉपिक है वो इसी जस्ट टॉपिक के बाद अपन करेंगे।